लाइफ में होने वाली इतनी सारी प्रोसेसेस, जीवन से जुड़ी तमाम घटनाएं, उनसे जुड़ी विविधताएं, उन सब के बेहतर समझ के लिए और अध्ययन की सुविधा के लिए हमने उन सभी डाइवर्स चीज़ों को विभिन्न विषयों में वर्गीकृत किया है, क्लासिफाई किया है बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, जो हम अपने स्कूलिंग में, अपने कॉलेज के टाइम पे धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं और अपने लाइफ से उसको कनेक्ट करके उसको समझने की कोशिश करते रहते हैं। कभी कभी हम पढ़ने और नंबर स्कोर करने में इतने भूल जाते हैं कि किताब में लिखी बातें, उनकी समझ बनाना ये इम्पोर्टेंट ना होके वो एग्ज़ाम में स्कोर करना ज़्यादा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए हम वो चीज़ें भूलते जाते हैं जो हमने रटी होती हैं, या कुछ ऐसा जो हम प्रेशर में कर देते हैं। लेकिन एक्चुअली जो लाइफ को अगर समझना हो तो ये जो सब्जेक्ट्स बनाए गए हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं, इनको क्लासीफाई इसीलिए किया गया है क्योंकि ये सब कुछ एक ही चीज़ से रिलेटेड है। इट इज़ ऑल अबाउट लाइफ। लाइफ में जो होने वाली चीज़ें हैं, वो जितनी घटनाएं हैं, सारी डाइवर्स चीज़ें हैं, जितनी सभी घटनाक्रम, उनसे जितनी भी विविधताएं हैं, सारी डाइवर्सिटी, सब कुछ इन विषयों के अंदर ही छुपा हुआ है। इसीलिए हमें परीक्षाओं में अक्सर जो सवाल पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं उसे कोरिलेट करके पूछे जाते हैं। एक्सक्लूसिवली कोई क्वेश्चन पूछ दिया तो पूछ दिया, नहीं तो हमें जो लगता है कि बड़े घुमा के पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, तो वो एक्चुअली घुमा के नहीं, वो लाइफ के किसी एक अगर पॉइंट को भी उठाते हैं तो वो आपस में बहुत सारे कनेक्टेड होते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर ठीक एक बेहतर समझ बनानी हो तो हमें एक क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये इस तरह के विषयों का सभी की अपनी एक पहचान है। तो उन सब में कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, समझी हैं। तो इन सभी विषयों के बारे में एक हल्की सी, एक छोटी सी मैं समझ, एक अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में। तो हम अगर देखें तो लाइफ की जो शुरुआत होती है, अगर हम बहुत शुरू से जाएं तो ब्रह्मांड जब शुरू हुआ था तो एक बिंदु से शुरू हुआ था, एक पॉइंट से, जहाँ पे बहुत कंडेंस होके, बहुत सघन होके एक पॉइंट पे सभी गैसें और जो भी जितने कंपोनेंट थे सब आके एक पॉइंट पे आ गए थे। लेकिन वो आपस में बहुत तेज़ी से सिकुड़ते भी जा रहे थे और उस केंद्र बिंदु पर कॉन्सेंट्रेटेड होते जा रहे थे। उसका नतीजा क्या हुआ कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, उसे हम बिग बैंग बोलते हैं। तो इसको वैज्ञानिकों ने बिग बैंग बोला है। तो बिग बैंग का मतलब कि आप वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसकी वजह से उसमें से जितने पार्टिकल्स निकले उन सभी ने ब्रह्मांड का निर्माण किया। तो हम उतनी पीछे न जाते हुए हम यहाँ पर आते हैं कि उन सब में से एक कोई टुकड़ा होगा जो पूरा एक गुच्छा निकला और फिर हमारा सोलर सिस्टम बना। उस सोलर सिस्टम में हमारा एक प्लैनेट है अर्थ। तो अर्थ के बारे में भी हम बहुत ज़्यादा न देखते हुए उस समय देखते हैं जब अर्थ में जीवन की शुरुआत हुई, जब लाइफ एग्जिस्टेंस में आया। तो जो लाइफ आई, तो लाइफ छोटे छोटे बहुत जीवों के रूप में आया, फिर धीरे धीरे अर्थ पे और पॉसिबिलिटीज़ होती गई, लाइफ की कंडीशंस बनते गए, तो और भी अच्छे अच्छे उसमें मॉडिफिकेशन होते गए। अडेप्टेशन होने के साथ साथ लिविंग थिंग्स में भी बदलाव हुआ और डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स एग्जिस्टेंस में आए। अगर हम ब्रॉडली देखें तो प्लांट्स, एनिमल्स, ये अगर एक वृहद तरीके से देखा जाए तो पौधों और जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। ये जो प्लांट्स हैं ये स्टैटिक इन नेचर है, लेकिन ये लिविंग है और ये प्राइमरी सोर्स ऑफ
तो अगर ये प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है, पहली बात तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं और दूसरों को भी खाना प्रोवाइड कराते हैं, यानी जो एनिमल्स हैं वो इनसे अपना फूड ड्राइव करते हैं। इन्हीं एनिमल्स में एक ह्यूमन स्पीशीज़ है जो हम हैं। तो ह्यूमन जो है अर्थ पे सबसे इन्फ्लुएंशियल क्रीचर है, सबसे प्रभावशाली जो है जीव है मनुष्य। तो ह्यूमंस की हम अगर बात करें तो अगर देखा जाए तो बायोलॉजिकल तरीके से अगर हम पढ़ते हैं तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और भी फिज़िकल फोर्सेस जैसे फिज़िक्स और उससे रिलेटेड कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, ये सभी जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो हम साइंस के अनुसार अंतर्गत पढ़ते हैं, साइंस के। लेकिन ह्यूमंस इतना बड़ा इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है कि उसने पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डाला है वो इसी ह्यूमन ने डाला है, इस क्रीचर ने। तो ह्यूमंस की अध्ययन में अगर देखा जाए तो ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं अपार्ट फ्रॉम दिस बायोलॉजी थिंग, वो सारी एक्टिविटी इन ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स में हम समझ सकते हैं। इन सब्जेक्ट्स के अनुसार अगर देखा जाए तो हम समझ सकते हैं। तो इसे बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ मतलब मानव जनित क्रियाकलाप। तो उनको हम समझेंगे। तो बेसिकली हमें क्या देखा, साइंस और आर्ट्स। आर्ट्स यानी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी हम पढ़ाई करते हैं वो आर्ट्स के अंतर्गत आती है, यानी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट उन्हें बोलते हैं। और साइंस जो आपकी लाइफ साइंस या उससे रिलेटेड साइंस की जो है वो अध्ययन पूरा हम इससे करते हैं। और अगर हम एक छोटी सी समझ बनाएं तो हिस्ट्री हमें बताता है कि ह्यूमंस हंटरर्स एंड गैदरर्स थे, हंटिंग करते थे, शिकारी और संग्राहक थे। मतलब शिकार करके लाते थे, उन्हें संग्रह करते थे, बचा के रखते थे और फिर उसके बाद उनको धीरे धीरे खाते थे। फिर जब वो ख़त्म होता था दूसरा शिकार ढूंढते थे। तो स्टार्टिंग ह्यूमंस की ऐसे थी और वो कुछ समूह में रहते थे, गुच्छे में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया उन्होंने कई चीज़ें सीखी। एक जगह सेटल होना पहले सीखा और कुछ एनिमल्स को उन्होंने पालतू बनाया अपने फ़ायदे के लिए। फिर जहाँ सेटल हुए वहाँ कुछ उन्होंने क्रॉप्स ऐसे ढूंढे जो खाने में काम आ सकते हैं। तो वो धीरे धीरे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की तरफ बढ़े। तो क्या क्या किया उन्होंने, किसी जोग्राफिकल एरिया को एक्वायर किया, कब्ज़ा किया किसी ज़मीन पे, और उनमें कई सारे ग्रुप थे, बहुत सारे। मान लीजिए एक सेटलमेंट में 100 लोग हैं और कहीं दूसरे भी हैं तो वहाँ भी सेटलमेंट है, 100 लोग हैं, 100-200 लोग हैं। तो इन्होंने एक जोग्राफी एक्वायर की, एक एरिया एक्वायर किया। फिर उसके बाद ये साथ में रहने लगे। तो एज अ सोसाइटी इन्होंने कम्युनिटी बनाया। और जब ये साथ में रहने लगे तो सिर्फ खाने पीने से रिलेटेड ही नहीं और सारी एक्टिविटीज़। और फिर जो इनके पास सरप्लस बचता था, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता था, उनसे जो सरप्लस बचता है, मान लीजिए गेहूँ उगाया एक एरिया में, यहाँ पे इन्होंने गेहूँ उगाया, ये वाले एरिया ने चावल उगाया अपने लैंड पे। अब इनके पास गेहूँ ज़्यादा है, इनके पास चावल ज़्यादा है। गेहूँ और चावल चाहिए दोनों को ही खाने के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि थोड़ा उतना गेहूँ हमें दे दो, हम तुम्हारा चावल ले लेते हैं। तो ये एक्सचेंज किया इन्होंने। तो यहाँ से एक सिस्टम शुरू हुआ, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम। इसमें क्या होता है कि आप
आपके पास जो सामान ज़्यादा रहता है वो आप अपने पड़ोसी को देते हैं, और उसके पास जो ज़्यादा रहता है उतने ही अमाउंट में आप उससे ले लेते हैं। तो ये बार्टर सिस्टम, जहाँ पॉपुलेशन कम होती है और जहाँ प्रोड्यूस उसकी कीमत लगभग बराबर होती है, उस केस में बार्टर सिस्टम चलता है। अभी तो शायद बहुत कम ही कहीं होता होगा, लेकिन जब तक मुद्रा प्रचलन में नहीं आई थी, जब तक करेंसी नहीं आई थी, तब तक हम ये ह्यूमंस बार्टर सिस्टम से ही अपनी इकोनॉमी चलाते थे। तो इस तरह से इकोनॉमी अपने प्ले में आई। तो यहाँ एक्सचेंज ऑफ गुड्स यानी सामान, एक्सचेंज, सामान का आदान प्रदान यूँ हुआ, और फिर इकोनॉमी आगे बढ़ी। अब जब इकोनॉमी आगे बढ़ी तो सामान को उतना हर गुड की कीमत अलग अलग हो सकती है, इसलिए और प्रक्रिया जब जटिल होने लगी, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए करेंसी एग्जिस्टेंस में आई। करेंसी का वो हुआ, बनाया गया सिस्टम। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इकोनॉमी और तेज़ी से बढ़ी, ट्रेड और बढ़ा। तो ये जो जोग्राफिकल एरिया था ये इन्होंने और एक्वायर किया, और अलग अलग जगहों पे एक दूसरे से दूर दूर कनेक्ट हुए, आना जाना बढ़ा, और इस तरह से ट्रेड, इकोनॉमी, ये सब बढ़ता गया। तो हमने हिस्ट्री में ये देखा कि कैसे कैसे लोगों ने अपने आप को, और ये पूरी हिस्ट्री बताती है कि कैसे कैसे ह्यूमंस का डेवलपमेंट हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जियोग्राफी हमें बताती है कि किन किन कारणों से और कहाँ पे ये सेटलमेंट हुए, और क्या इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, क्या प्रोड्यूस होते थे, क्या ट्रेड सिस्टम था, ये हमें इकोनॉमी बताती है। अच्छा, अगर हम देखें तो ये जो भी सेटलमेंट था, जब बहुत बड़ी पॉपुलेशन एक साथ रहने लगती है तो आपस में उनमें डिस्प्यूट होता है किसी न किसी बात को लेके। उस डिस्प्यूट को दूर करने के लिए कुछ रूल्स बनते हैं। तो अगर स्मॉल कम्युनिटी लेवल पे हैं तो वो नॉर्मली रूल्स कम ही वो होते हैं और इफ़ेक्टिवली फॉलो भी हो जाते हैं, लेकिन जब बड़ी पॉपुलेशन होती है तो उन्हें दिक्कत होती है उन्हें वो करने में। तो जब स्टेट बनता है तो यहाँ पॉलिटी प्ले में आता है, यानी हमें रूल्स की ज़रूरत पड़ जाती है। जब कई लोगों के हित आपस में एक साथ टकराते हैं तो वहाँ किसको क्या मिलना चाहिए, वहाँ ये सिस्टम डिसाइड करता है। और फिर आपस में कम्युनिकेशन के लिए हम मेनली लैंग्वेजेस देखते हैं कि हर सेटलमेंट की अपनी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, लेकिन फिर भी अगर ये लैंग्वेज और ये लैंग्वेज अलग अलग हैं और इनमें ट्रेड हो रहा है तो ये आपस में एक्सचेंज ऑफ लैंग्वेजेस भी करेंगे, और फिर उसके बाद तभी ये इनका प्रॉस्पर हो पाएगा। ये बेसिकली समझाना ये चाहता हूँ मैं कि जितने भी सब्जेक्ट्स आप देखते हैं ह्यूमैनिटीज़ में, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड सारी हैं, और उनका बेस जो है हमेशा से इकॉनमी रहा है। तो हम थोड़ा इन सब्जेक्ट्स के बारे में देखते चलेंगे। एक नज़र हम डालते हैं अपने सब्जेक्ट्स पर और उनके कंटेंट्स पर। तो अगर हम देखें तो हिस्ट्री में हमें वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री दोनों पढ़नी होती है, लेकिन देयर इज़ अ लिमिट टू इट। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम कैसे हैं, किस तरह के एग्ज़ाम हैं, उन पे फोकस करते हुए अलग अलग टाइप की तरह से हिस्ट्री पढ़ते हैं। जैसे अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं कि अगर आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट ना हो, हिस्ट्री किसी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो उसमें, तो अगर इन जनरल आपको हिस्ट्री पढ़नी है एज अ जनरल नॉलेज, तो उसमें हम वर्ल्ड हिस्ट्री में नॉर्मली हम थोड़ी सिविलाइजेशन के बारे में स्टार्टिंग में जान लेते हैं, और फिर
वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकंड और उसके पोस्ट वर्ल्ड वॉर, जैसे कोल्ड वॉर वो टाइप का एरा, रशियन अमेरिकन वाला वो, तो वो छोटा सा एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, थोड़ा सा उतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री में थोड़ी सी जानकारी के लिए कि किस तरह से साम्राज्यवाद और ये पूरा कॉलोनियल पीरियड अब कैसा था उस टाइम पे, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में कैसा सिस्टम था। जैसे इंडिया में भी यूरोपियन कॉलोनियल एरा था, तो उस तरह से अलग अलग लोकेशंस पे कैसा कैसा था, वो चीज़ें के देखने के लिए हम थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री देखते हैं। बाकी इंडियन हिस्ट्री में हम एंशंट, मेडाइवल और मॉडर्न देखते हैं। एंशंट में आपको उस हड़प्पन सिविलाइजेशन, मौर्यन, गुप्ता पीरियड, फिर पोस्ट गुप्ता, उसमें आपका हर्षवर्धन वाला पीरियड, फिर आपका दिल्ली सल्तनत वाला मेडिवल में आ जाता है। वहाँ से दिल्ली सल्तनत से शुरू होते हुए पूरा फिर मुग़ल पीरियड तक एंड होता है, कैसे मुग़ल पीरियड का डिक्लाइन होता है उस टाइम पे, औरंगज़ेब के बाद उनके कुछ एम्परर्स हैं, वो कंप्लीट करने के बाद आप फिर मॉडर्न में पहुँचते हैं, जब वो एक्चुअली में ये ब्रिटिश पीरियड था, जब कॉन्कर हुए थे वो लोग, तो तब से ये इंडिपेंडेंस तक के टाइम पे। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड भी हम थोड़ा सा देखते हैं, आजकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हिस्ट्री में पोस्ट इंडिपेंडेंट से भी, वो भी हम कवर करते हैं हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री के बाद हम देखते हैं ज्योग्राफी में, अगर देखें तो वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दो पार्ट्स में हम देखते हैं, लेकिन हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम मैप्स भी ज्योग्राफी के पढ़ते हैं, और मैप्स को हम पढ़ते टाइम पे ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा कंपैरेटिव पढ़ते हैं। बाकी फ़िज़िकल ज्योग्राफी है तो उसमें लैंड फॉर्म, उसके टाइप ऑफ लैंड फॉर्म कैसे वो बनते हैं, फिज़िकल फोर्सेस जो एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस हैं, एक्सोजेनिक एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, वो कैसे कैसे लैंड फॉर्म क्रिएट करती हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं फिज़िकल में। और क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ें सारी, जो बायोम्स हैं जितने, वो सब कुछ। और फिर उसी में हम आपका पूरा इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें भी इसमें कवर कर लेते हैं। आपका ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो थोड़ा सा इस फिज़िकल ज्योग्राफी से थोड़ा सा अलग ऐसे है कि यहाँ वही मैंने बताया, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, ह्यूमन से रिलेटेड जितनी एक्टिविटी, जैसे इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज़ हैं सारी, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी और सोशल ज्योग्राफी इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। उसमें हम मेनली ट्राइबल्स की और ये ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ट्रेड, और कितने टाइप की ट्राइब्स हैं, कहाँ पे हैं, उनकी लोकेशन, ये सब बेसिक देखते हैं। इन जनरल अगर ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं, ये सारे कुछ ये जो जनरल नॉलेज के अनुसार अगर पढ़ते हैं। और वैसे अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट देखें तो ये और डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए उनके थॉट्स, उनके थीरीज़ और जितने उनके थिंकर्स थे उनके भी डिटेल्स हमें पढ़नी पड़ जाती हैं उनमें। लेकिन अभी हम ऑप्शनल की तरह नहीं, एज अ जनरल स्टडीज़ में जो सब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं उनके अनुसार हम देख रहे हैं। इकॉनमी में अगर देखें तो बेसिकली हम इंडियन इकॉनमी पढ़ते हैं। इकॉनमी में वैसे तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट अगर देखें तो इकोनॉमिक्स के अंडर मैक्रो और माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स होती हैं, तो वो उसमें एक्चुअली प्रिंसिपल्स, थ्योरीज इकोनॉमिक्स की बहुत सारी हैं, वो सब पढ़े जाते हैं। तो वो हमें उनको नहीं पढ़ना है, वो चीज़ें बस छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दी जाती हैं, वो मैं बता दूंगा। लेकिन एक्चुअली हमें इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है। इंडियन इकोनॉमी में फिजिकल और मॉनेटरी दोनों हम देखेंगे। पॉलिटी जो है, इंडियन पॉलिटी में हम बेसिकली पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, उसमें फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का एक डिटेल थोड़ा सा जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें, पॉलिटिकल सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों हमें इंडियन पॉलिटी में देखनी है। सोसाइटी में हम अगर सोशोलॉजी में अगर देखें तो एक सोशोलॉजी सब्जेक्ट होता है जिसमें हम सोसाइटी एज अ होल हम पढ़ते हैं, तो वो बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, वो एक एज अ सब्जेक्ट है जो कि हम ऑप्शनल में लेते हैं। तो हम वहाँ उसमें सिर्फ जो हमारे रेलेवेंस का है वो है सोशल इश्यूज़। तो सोशल इश्यूज़ में हम देखेंगे कि जेंडर से रिलेटेड, जैसे मेल फीमेल या अदर, तो उनके वो जेंडर वाली जो अनइक्वालिटी इक्वालिटी की बात आती है, तो जेंडर के बाद फिर कास्ट एंड फिर पॉवर्टी इश्यूज़, ये जितनी भी चैलेंजेस फेस बाई आवर सोसाइटी, जितने लोग रहते हैं उनमें सभी के पास कोई ना कोई समस्या होती है।
तो जैसे हमारी सोसाइटी में फ़ीमेल काउंटर पार्ट्स हैं, तो उनको मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में किस तरह से स्ट्रगल करना होता है, क्या क्या चैलेंजेस फेस करनी होती हैं, उनसे रिलेटेड इश्यूज़ हम जेंडर इश्यूज़ में डिस्कस कर लेंगे। और कास्ट इश्यूज़ हैं, और फिर पॉवर्टी है, पुअर सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, तो उनकी कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ चल रही हैं इनसे रिलेटेड, और क्या लॉज बने हैं या बन रहे हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें हम इसमें सोशल इश्यूज़ में डिस्कस कर लेंगे। और फाइनली हम एक लैंग्वेज का भी सेक्शन डिस्कस करेंगे, तो इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी व्याकरण दोनों ही हम देखेंगे अलग अलग। और इन जीएस के टॉपिक्स के अलावा हम एक रीजनिंग और एक मैथ्स का भी सेक्शन रखेंगे। रीजनिंग और में वही हम टॉपिक रखेंगे जो एक्चुअली जो 40% करीब टॉपिक जो आपका थोड़ा टफ पड़ता है, जो सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत होती है। ऑलमोस्ट पूरा जीएस रीजनिंग पूरा सॉल्व हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें सच में दिक्कत आती है, वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उसको, और बाकी मैथ्स के भी कुछ टॉपिक्स उठाएंगे। ऐसे करके हम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। आप जुड़े रहिए मेरे साथ इस चैनल में। आने वाले सभी वीडियोस में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, और आई होप कि अभी मेरे पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन इन कमिंग टाइम्स हम बहुत कुछ इम्प्रूव कर लेंगे, और फिर मैं कोशिश करूँगा जितना बेहतर दे सकूँ आपको दूँगा। और प्लीज़ स्टे विद मी। थैंक यू।